गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिकल वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। बच्चे, फिजिकल वर्ल्ड क्लास 11th के फिजिक्स की फर्स्ट चैप्टर है, मीन्स फर्स्ट यूनिट है। आइएगा डिस्कस करते हैं। बच्चे, फिजिकल वर्ल्ड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिजिक्स के बेसिक्स के बारे में बताता हूँ कि फिजिक्स है क्या। बेटा, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स साइंस की ही ब्रांच है इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। कि ये वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम प्रकृति और इसमें होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। ओके, जैसे अभी बताया था कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। मीन्स प्रकृति और प्रकृति में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उनके बारे में हम फिजिक्स में डील करेंगे, फिजिक्स में स्टडी करेंगे उन चीज़ों के बारे में। ठीक है बच्चे, चलिएगा। बच्चे, वैसे तो फिजिक्स का बहुत सारा बेसिक्स है, वो कभी क्लासेस में ही बता पाना उचित होएगा। अब हमारे पास में डाटा के शॉर्टेज को देखते हुए हम प्रोसीड करते हैं इनके आर्टिकल्स के ऊपर ही। चलिएगा बेटा, नाउ फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनास। तो अभी नेचर में होने वाली कुछ ही घटनाएं हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लेके चलते हैं फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में कि प्रकृति में आप देखते हैं कि बहुत सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं। हम अर्थ पे स्टेबल हैं किसके वजह से, किस फोर्स की वजह से। हम कोई भी अगर पत्थर है, कोई स्टोन है, ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, कुछ टाइम के बाद में वो लौट कर वापस आ जाता है। किसकी वजह से? एक फोर्स की वजह से। ठीक है, तो ये सारे के सारे फोर्सेस हैं, इनके बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं। ठीक है, मीन्स ये सब बेसिक हैं, ये फाउंडेशंस हैं और इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? फंडामेंटल फोर्सेस। तो हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। ओके, देखिए बेटा, वैसे तो फोर्सेस बहुत हैं बट हम यहाँ पर 4 प्रकार के ही फोर्सेस का डिस्कशन करेंगे। तो मैं नाम लिखता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की। किसकी बात करेंगे बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए बेटा, जिस प्रकार आपको नाम लिखने से ही पता चल गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, आपने बहुत बार सुना होगा क्योंकि नाउ यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th और आप ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में 8th से पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रेविटेशनल इज ए फोर्स विच इज अराइज बाई एन ए मासिव ऑब्जेक्ट ऑन एन अनदर ऑब्जेक्ट। कि एक मासिव ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी दूसरे मासिव ऑब्जेक्ट की वजह से जो फोर्स अराइज किया जाएगा वो क्या हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। बट हमने जो स्टार्टिंग क्लासेस है जैसे कि 9th है, 8th है, वहाँ हम बच्चों को समझाने के लिए इसकी एक डेफिनेशन यूज़ करते हैं कि द फोर्स एक्सर्ट ऑन एन अनदर ऑब्जेक्ट बाय द अर्थ। कि अर्थ पृथ्वी की वजह से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया गया फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो बेटा वो भी डेफिनेशन सही है क्योंकि अर्थ भी तो एक मासिव ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगी, वो भी मासिव ऑब्जेक्ट हो गया। तो दोनों के बीच में जो फोर्स राइज हो गया वो कौन सा फोर्स कहलाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एक्चुअली में है क्या। बेटा, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स बाय विर्च्यू ऑफ देयर मासेस। अभी मैंने बताया था कि मासेस, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में मासेस की वजह से अराइज होने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो अब मैं डेफिनेशन इसकी नोट करता हूँ। ओके बच्चों, जैसे डेफिनेशन मैंने आप सबके सामने लिखी है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स बाय विर्च्यू ऑफ देयर मासेस। कि अगर किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में उनकी मासेस की वजह से अगर कुछ अट्रैक्शन होता है तो उसी अट्रैक्शन को हम एक फोर्स का नाम देते हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है बच्चे? ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिएगा, अब हम इसको एक आप लोगों को जो एक्सपेरिमेंट है उसकी हेल्प से समझाते हैं। मान लो, सपोज करो बेटा, एक ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं नाम देता हूँ ए, और एक ऑब्जेक्ट ये है, इसको मैं नाम दे दूँ बेटा क्या है? बी। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों को मैंने नाम दे दिया, इसका ए और इसको बी। इसका जो मास है वो m1 है और इसका मास क्या है बेटा? m2 है। ठीक है ना। और इनके जो बीच की डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर बेटा, उसको मैं नाम दे रहा हूँ r, स्मॉल r। ठीक है, चलिएगा। अभी जो ये डेफिनेशन है इसको मैं थोड़ा सा और वाइड कर देता हूँ कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ कि कैसे। बेटा, आपने कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ से ऊपर की तरफ थ्रो किया
और कुछ टाइम के बाद में जो एक डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद में वो वापस अर्थ की ओर अट्रैक्ट होता है। ठीक है, क्यों वो अर्थ की ओर अट्रैक्ट क्यों होता है, वो अर्थ के जो एनवायरनमेंट से बाहर क्यों नहीं जाता? क्योंकि अर्थ उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करती है और उस फोर्स को नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। आप कहेंगे कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट करता है तो वो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ क्यों जाता है, वो तो जाना ही नहीं चाहिए। बेटा उसके लिए भी एक बात है और लॉजिक भी है कि बेटा जब आप उस स्टोन पे, उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जो आपने फोर्स अप्लाई किया वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है। ठीक है, तो ज़्यादा है तो रिजल्टेंट ज़्यादा की तरफ मूव करेगा, तो वो फोर्स, आपके फोर्स की वजह से वो स्टोन ऊपर की तरफ चला गया। लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है तो अर्थ का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो उसको क्या करता है, अपनी तरफ खींचने की थोड़ी बहुत फोर्स लगाता है और वो धीरे 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 आपके फोर्स को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। और एक स्टेज ऐसी आती है जब आपका फोर्स खत्म हो जाता है और जब कुछ देखिए जैसे ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो एक टाइम के लिए वो रुकता है, हल्का सा कुछ मतलब माइक्रो सेकंड्स के लिए रुकता है। उस टाइम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी फोर्स एग्जिस्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपका अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ, दोनों बराबर हो जाते हैं। और बराबर होने के बाद में क्या हो गया बेटा, उस ये दोनों के दोनों फोर्सेस क्या थे, अपोजिट डायरेक्शन में थे, तो वो किस में आ गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा। उसके बाद में अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का काम स्टार्ट होता है और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो अब जो ये मैं एक आप लोगों को एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बता रहा हूँ, इससे आपको सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे होता है वो। चलो बेटा, अब आपने देखा कि दिस इज द ऑब्जेक्ट ए और दिस इज द ऑब्जेक्ट बी, द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इज आर, द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज m1 एंड द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज m2। ये इनके मासेस हैं, ऑब्जेक्ट के नाम बता दिए। तो बेटा इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स का जो अमाउंट है ना, कि कितना फोर्स लगता है, अभी तक तो हमने पढ़ा था कि फोर्स लगता है, लेकिन वो फोर्स लगता कितना है। देखो फोर्स एक क्वांटिटी है, ठीक है ना, कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है और उसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड जरूर है, क्योंकि वेक्टर में आप लोगों को पढ़ा है कि वेक्टर वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो कितनी इसके मैग्नीट्यूड है उसके बारे में बात करते हैं। नाउ बात करते हैं फोर्स की। ठीक है, आखिर फोर्स ये बेटा जब किसी के सर पे ऐसे एरो लगा देते हैं तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होती है, मीन्स ये वेक्टर है। तो कितना है, द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज। बेटा इनके जो मास है ना उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली का मतलब होता है सीधा इफेक्ट, यानी कि अगर m1 m2 का प्रोडक्ट बढ़ेगा तो डायरेक्ट फोर्स भी बढ़ेगा, दोनों पे सेम इफेक्ट आएगा तो डायरेक्टली बोलते हैं। अगर दोनों पे इन्वर्स इफेक्ट आता है, मतलब एक को बढ़ाएं तो दूसरा घटता है, तो हम उसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप इसको इस प्रकार भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोड में मैग्नीट्यूड बन गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। मीन्स जो ये इनके बीच की डिस्टेंस है ना, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगा। मीन्स अभी बताया मैंने कि अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेंगे। उनका रिलेशन क्या होता है कि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/, ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा तो 1/, नहीं लिखेंगे हम। क्यों, इनवर्सली का मतलब ही यही होता है, 1/r²। इनवर्सली का मतलब ही होता है, तो हम क्या कहेंगे कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ टू मासेस। ओके, चलेगा। अब हम इन दोनों को क्या करते हैं, अब हम इन दोनों को एक फॉर्म में कंबाइन करते हैं, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर बिटवीन देम। देखिए बच्चे, अब क्या समझ में आ रहा है आपको कि दिस क्वांटिटी और दिस क्वांटिटी, ये दोनों क्वांटिटी क्या है, डायरेक्टली में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। मीन्स ये और ये इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो आपको इक्वल करने के लिए जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में कन्वर्ट करना पड़ेगा विद ए कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है वो इनका बैलेंसिंग करता है। क्या करता है बच्चे, बैलेंसिंग करता है। तो F इज इक्वल टू G और क्या ले लिया बेटा, m1 m2 बटे r²। तो जो यहाँ पर मैंने G लिया है, ये G क्या है बेटा, ये G कांस्टेंट है। G क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और ये कैसा कांस्टेंट है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसको हम नाम क्या देंगे, वेयर जी इज, ये वेयर सिंबल होता है मैथमेटिक्स में, इसको यूज करते हैं। वेयर जी
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है बेटा? ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जिसको हम बैलेंसिंग के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है बच्चे, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू की बात करें हम, तो वैल्यू कितनी होती है बेटा? जी की जो वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है ना। और इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मीटर स्क्वायर बेटा, ये ध्यान दे लेना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहा जाता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्स में ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं करेगी अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, इसकी अकॉर्डिंग टू द प्लेस इसकी वैल्यू चेंज नहीं होएगी। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास में जो जी का फॉर्मेट। अब आप इसको सोल्व करें तो किस प्रकार होएगा कि जैसे भी मान लो कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका मास दे आपको कोई 5 kg 10 kg, डिस्टेंस आपको 1 मीटर दे दे, ठीक है ना। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू में। कैसे? जी की वैल्यू आपके पास में ऑलरेडी गिवन है। ओके बेटा, जी की वैल्यू क्या है आपके पास में? ऑलरेडी गिवन है, जो ये दे रखी है, ये जी की वैल्यू है। और आपके पास में मासेस की वैल्यू आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी उनके बीच की, तो आप इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म निकाल सकते हैं। और बात बताऊं आपको कि जो ये वैल्यू आएगी ना, जो फोर्स की वैल्यू आएगी, वो किस में आएगी? उसकी यूनिट क्या होगी? वो आएगी न्यूटन में। क्या आएगी? न्यूटन में आएगी। दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स। ये क्या है बेटा? SI यूनिट ऑफ फोर्स। ओके बेटा, ये जो लेक्चर है इसके बाद में मैं आप लोगों को डायमेंशंस फॉर्मूले का एक लेक्चर प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसमें आप सभी को पता चल जाएगा कि ऐसा यूनिट क्या होती है। ठीक है कि नहीं है? चलेगा। अभी इस पे आप इतना पैनिक मत होना अगर आपको ना समझ में आए, क्योंकि जैसे ही मैं आपको एक डायमेंशन फॉर्मूले वाला लेक्चर कंप्लीट कराऊंगा, आप सब समझ जाएंगे कि एक्चुअली में ये चीज़ है क्या। तो बेटा, इसके कुछ साइलेंट फीचर्स की बात करते हैं कि इसके क्या क्या साइलेंट फीचर्स होते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स हैं उसके। सबसे पहले इसके मतलब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ साइलेंट फीचर्स, ठीक है ना। सबसे पहला फीचर तो ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ऑलवेज भी अट्रैक्टिव होता है। क्या होता है बेटा? ऑलवेज भी अट्रैक्टिव, ठीक है ना। वो हमेशा अट्रैक्ट करता है, ऑलवेज भी अट्रैक्टिव। दूसरी बात होती है कि कंजर्वेटिव होता है। तीसरी बात है सेंट्रल फोर्स है, ठीक है ना। ये कुछ एक प्रॉपर्टीज होती हैं, और इन्हीं प्रॉपर्टीज को आप आगे चल के जैसे कि अदर फोर्सेस के बारे में डील करेंगे तो आप सारे के सारी प्रॉपर्टीज समझ जाएंगे कि इस प्रकार की ये प्रॉपर्टीज हैं। ऑलवेज भी अट्रैक्टिव क्या है, क्योंकि हर चीज़ को सीखने के लिए कुछ उसके बारे में थोड़ा पढ़ना जरूरी होता है। अगर हम ये सोचें कि फर्स्ट लेक्चर है हमें सारे के सारे एकदम से क्लियर हो जाएंगे, नहीं बेटा। जैसे आपकी जो चेन कड़ी जुड़ती हुई आगे की तरफ जाएगी, आप सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सीखते चले जाएंगे। ये सारी की सारी बातें आप लोगों को पता चलनी स्टार्ट हो जाएंगी एक्चुअली में ये है क्या। दिस इज द फर्स्ट फोर्स whose नेम इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हमारे पास में सेकेंड फोर्स स्टार्ट होता है, ठीक है ना। कौन सा स्टार्ट होता है? सेकेंड फोर्स, जिसका नाम क्या है? ठीक है बेटा, चलो सेकेंड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब बात करें न्यूक्लियर फोर्सेस की, तो भाई जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं ना वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होते हैं। ओके, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर यानी कि यहाँ से पता चल रहा है कि न्यूक्लियस में लगता होगा। ओके, कहाँ लगता होगा? न्यूक्लियस में लगता होगा। और आपको कुछ थोड़ा बहुत बताता हूँ इसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको एक एटम की कंस्ट्रक्शन के बारे में बताता हूँ। आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। मैंने एक इलेक्ट्रिसिटी का जो एक लेक्चर डाल रखा है, उसमें एटम की कंस्ट्रक्शन के बारे में बता रखा है कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेट होते हैं। ओके, तो बच्चा इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ये एटम है, ये क्या है? ये एटम है। और एटम का क्या है? ये न्यूक्लियस। ओके, एटम की 4 सेल होती हैं, KLMN, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक सेल होती हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
ओके बच्चे, ये इलेक्ट्रॉन का नाम लिखा है, स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने इस प्रकार लिख दिया। चलिएगा, तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। आ रहा है भाई ये, ठीक है। चलिएगा, और इलेक्ट्रॉन कहाँ करते हैं? रिवॉल्व करते हैं अराउंड इसके न्यूक्लियस के चारों ओर। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। और हमने चार्ज प्रॉपर्टीज़ में जो स्टडी किया है कि जो आपके लाइक चार्जेस है वो रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हम न्यूक्लियस को ब्रेक नहीं कर सकते, न्यूक्लियस ब्रेक होता ही नहीं। इसका मतलब न्यूक्लियस तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियस में जो फोर्स बाउंड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और अब हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाउंड्स द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। सिंपल क्या कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाउंड्स दी न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों को किस में बाउंड करके रखता है बेटा? न्यूक्लियस में बाउंड करके रखता है। सिंपल सी बात आ गई। और ये क्या है? ये हमारे पास में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है स्ट्रॉन्ग होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, ठीक है बच्चे। अब हमारे पास में आता है जो थर्ड फोर्स है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिस प्रकार हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही है, बट वो मासेस के बीच में लगता था, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये चार्जेस के बीच में लगता है, चार्ज पार्टिकल के बीच में अराइज होने वाला फोर्स है ये। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स विच अराइज बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है ना। जो कि इसके बीच में लगेगा? दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगेगा। जैसे अब बात करें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन भी सकता है कि सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में तो मास भी होता है, तो क्या उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता? यस ऑफ कोर्स, उनके बीच में बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है, ठीक है कि नहीं है? क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है। बट हम किसको हम ध्यान में रखते हैं? जो मेजर क्वांटिटी होती है, जो ज़्यादा होता है, हम उन्हीं को तो ध्यान में रखते हैं, ठीक है कि नहीं है? तो आप क्या करेंगे कि इनका जब रिजल्टेंट देखेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड से। दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच की बात करें या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच की बात करें, तो इसीलिए हम वहाँ पर क्या कंसीडर करके चलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है कि नहीं है? चलिए अब हम आपको थोड़ा उसी प्रकार जो रिप्रेजेंट करके बताते हैं कि बेटा एक ये चार्ज है Q1, ये कौन सा चार्ज है बेटा? Q1 चार्ज है, ठीक है। और एक ये चार्ज है Q2, ओके। ये Q1 और Q2 तो चार्ज बॉडीज हैं, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सिंपली हम वही R ले लेते हैं, ओके। तो वही बात होती है कि जो फोर्स इन दोनों के बीच में उसका मैग्नीट्यूड क्या होएगा? दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा। सिंपली हम कह सकते हैं कि द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल समझ गए होंगे आप कि क्या है ये बात, ठीक है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन दैम। और अगर आप इसको इन्हें कंबाइन फॉर्म लिखना चाहें तो Q1 Q2 और इन्वर्सली टू R स्क्वायर हो जाएगा, इन्वर्सली टू R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं बेटा। अब बात करते हैं, आप वही केस लेके चलें कि अब आप इसका जो इक्वल टू में कन्वर्ट करें विद ए कॉन्स्टेंट, तो आप क्या करेंगे? इसको F इज इक्वल टू K Q1 Q2 और बटे में R की स्क्वायर, ठीक है, नोन एज कूलम्ब्स कांस्टेंट। हम इसको कूलम्ब्स लॉ कांस्टेंट भी कह सकते हैं। और इसकी वैल्यू की बात करें, ठीक है ना, जिस प्रकार वो G क्या था? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, और ये K क्या हो जाएगा बच्चे? इस K को हम नाम देंगे, इसका नाम है कूलम्ब्स लॉ कांस्टेंट। क्या है? कूलम्ब्स लॉ कांस्टेंट। जिस प्रकार आप लोगों ने 10th में कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, वहां पे भी आपने एक कांस्टेंट यूज किया था।
बट जो ये वैल्यू ऑफ दिस कुलाम्स ला कांस्टेंट है, ये अकॉर्डिंग टू मीडियम चेंज हो जाएगी। जैसे अभी आपने चार्ज पार्टिकल को एयर मीडियम में लिया है तो उनके बीच में वैल्यू अलग रहेगी, अगर किसी दूसरे डाइलेक्ट्रिक मीडियम में पुट किया है एक्सेट्रा, जैसा आप मीडियम लेंगे ये जो वैल्यू ऑफ कैपिटल की है ये आपकी चेंज होती चली जाएगी। बट अगर हम बात करें सिंपल, तो आप क्या लेंगे इसकी 9.0 इंटू 10⁻⁹, 9.0 इंटू 10⁻⁹ इन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बच्चे ये जो यूनिट है ना, ये जो यूनिट है ये किस प्रकार बनती है, आप के सामने मैं जब ये लेक्चर बनाऊंगा डायमेंशंस वाला, आपको बिल्कुल क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअली में होती क्या है। ठीक है कि नहीं है, ये किस प्रकार बनती है आपको बहुत ही क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा। चलिएगा अब बात करते हैं बेटा आप थोड़ा सा आगे चल के, कि अगर हम इनके साइलेंट फीचर्स की बात करें, किन की बात करें, साइलेंट फीचर्स की बात करें, तो क्या क्या है साइलेंट फीचर्स। सबसे पहली बात, वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था वो ऑलवेज भी अट्रैक्टिव फोर्स था। कैसा था वो, ऑलवेज भी अट्रैक्टिव। बट बेटा ये केवल अट्रैक्टिव ही नहीं रहेगा, ये रिपल्सिव भी होएगा। वो डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड करेगा चार्ज के ऊपर। कि आपने पढ़ा है कि दो लाइक चार्जेस है तो फोर्स कैसा होता है, रिपल्सिव होता है। और अनलाइक चार्जेस ज़मीन से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो फोर्स कैसा होएगा, अट्रैक्टिव होएगा। ठीक है ना, तो ये फोर्स कैसा होता है, ये अट्रैक्टिव और रिपेल दोनों करेगा, अट्रैक्टिव भी होएगा और रिपेल भी करेगा। वो डिपेंड करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा बेटा, वो चार्जेस के ऊपर डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, चार्जेस के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी सेंट्रल है, ओके, कंजर्वेटिव है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज लागू होंगी। और क्वांटाइजेशन फॉलो करता है, क्या फॉलो करेगा, क्वांटाइजेशन फॉलो करेगा। समझ में आ गया, चलिएगा। तो ये कुछ एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। और मैं बताऊंगा कि कौन सा फोर्स किससे कितना ज़्यादा है। मैं उसी सीक्वेंस में फोर्सेस बना रहा हूँ आपके सामने। मैंने फर्स्ट फोर्स था वो आपके सामने ग्रेविटेशनल लिया, फिर दूसरा मैंने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर लिया, तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लिया, चौथा मैं क्या लूँगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स लूँगा। हालांकि न्यूक्लियर फोर्स दोनों एक साथ रखते, बट आपको जो मैंने सीक्वेंस दिया उस सीक्वेंस में आपको क्लियर पता चल जाएगा कि जो ये फोर्सेस के बारे में हमने स्टडी की है ये किस प्रकार सीक्वेंसिव एक दूसरे से कितने बड़े हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है ना, जिस प्रकार आपने स्ट्रॉन्ग पढ़ा उसी प्रकार वीक न्यूक्लियर फोर्स है। और वीक न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स है जो जो न्यूक्लियर प्रोसेस में राइज होता है और एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में लगता है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में बात करें तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है क्या बेटा, जिस प्रकार हमने पढ़ा कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो प्रोटॉन है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या ये दो ही पार्टिकल हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पाए जाते हैं? नहीं, इनकी फैमिली के बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं, जैसे कि मीजोन है, पायोन है, कायोन है, इटामेजोन है, पाईमेजोन है, काईमेजोन है, ये सारे के सारे पार्टिकल्स क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहलाएंगे। या फिर ये कह सकते हैं कि मतलब जैसे कि बीटा डीके के अंदर या न्यूक्लियर प्रोसेस होता है तो उसमें राइज होने वाला फोर्सेस को हम भी वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ठीक है ना, तो द फोर्स बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स, द फोर्स बिटवीन एलिमेंट्री, ठीक। और ये भी कह सकते हैं द वीक न्यूक्लियर फोर्स appears only in a certain nuclear processes such as the beta decay of a nucleus। ठीक है बेटा, या फिर सिंपली आप एक सिंपल सी डेफिनेशन ले लें कि द फोर्स बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स, इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स। बेटा आप इस फोर्स के नाम पे मत जाइएगा कि नाम वीक है तो फोर्स क्या होएगा, बेटा ये स्ट्रोंगेस्ट है, ये क्या है, स्ट्रोंगेस्ट फोर्स है। ठीक है कि नहीं है, तो अब हम इनके बारे में आपको बताते हैं कि कौन सा फोर्स किससे कितना क्या बड़ा है। ठीक, चलिएगा अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स इन जितने भी फोर्सेस पढ़ाए हमने चार, इन सब में क्या है बेटा, सबसे वीक है। उसके बाद क्या आता है हमारे पास में, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। उसके बाद में क्या आता है बेटा, हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आता है। फिर क्या आता है बेटा, वीक न्यूक्लियर फोर्स आता है। तो अगर आप बात करें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द 10⁻⁵ 25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ द
वीक न्यूक्लियर फोर्स। समझ में आ गई नहीं आ गई? यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है बेटा, मैंने इनका फोर्स का जो मैग्नीट्यूड वैल्यूज है वो तो मैंने लिख दी है, बट उसके साथ साथ में कुछ और भी पॉइंट्स है, जैसे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें, और उसके बाद में ये नेम ऑफ फोर्सेस रिलेशन है कि भाई कौन सा फोर्स किससे कितना बड़ा है, और रेंज है। बेटा आप इनसे मतलब इन दोनों, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बीच का रिलेशन भी निकाल सकते हैं। तो मैं पहले रेंज की बात करता हूँ, ठीक है कि नहीं है बेटा? जो एक और लिख देता हूँ मैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी क्वांटिटी हम क्या मानते हैं बेटा? ये क्वांटिटी हम इसको सिंगल मान के चलते हैं, जैसे कि उसी हिसाब से मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी आप, ठीक है चलेगा। तो इसकी जो रेंज होती है किसकी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, इसकी जो रेंज होती है वो शॉर्ट न्यूक्लियर साइज होती है, इसकी रेंज होती है -10⁻⁻15 मीटर इसकी रेंज होती है। बहुत शॉर्ट रेंज होती है, क्योंकि न्यूक्लियस है बेटा, न्यूक्लियस तो बहुत ही छोटा होता है, तो इसकी रेंज भी क्या होगी, बहुत ही स्मॉल होएगी, बहुत ही कम होएगी इसकी रेंज, चलेगा। उसके बाद आपके पास में क्या आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो रेंज होती है वो इनफाइनाइट होती है। क्या होती है बेटा? इनफाइनाइट रेंज होती है। उसके बाद आप बात करेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स की, ठीक है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स की भी क्या होती है, वेरी शॉर्ट रेंज होती है, सब न्यूक्लियर साइज 10⁻⁻15 मीटर की होती है ये भी, ओके। तो 10⁻⁻15 मीटर रेंज होती है ये। समझ में आ गया नहीं आ गया बेटा? ये नेगेटिव इज नन, बट जो ये रेंज वैल्यू दे रखी है आपके सामने ये, ओके। और बात करते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो उसकी भी रेंज बहुत बहुत ज़्यादा होती है। कैसे कि आप देखते हैं कि सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो अपना सोलर सिस्टम वर्क करता है, जैसे कि जितने भी प्लेनेट्स हैं वो सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूव करते हैं, तो इनके बीच में बहुत सारे डिस्टेंस है, और फिर भी इनके बीच में फोर्स एक्ट करता है, तो इनकी भी रेंज क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट रेंज हो जाएगी, ठीक है कि नहीं? इनके बीच की रेंज कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट रेंज हो जाएगी। अब इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं, ठीक है कि नहीं है? तो सबसे पहले मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ लिखता हूँ। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है वो होती है 10⁻⁻39। ये वैल्यूज आप ध्यान रख लेना। फिर आपके पास में वीक न्यूक्लियर फोर्स की होती है, वो होती है 10⁻⁻13, ठीक है। और फिर आपके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की होती है, वो 10⁻⁻2 होती है। और उसके बाद में आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की होती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी होती है बेटा, 1 होती है। समझ में आएगी नहीं आएगी? स्ट्रेंथ मतलब कितना ये स्टैंड करते हैं ये फोर्सेस, ओके। ठीक है बेटा, तो ये थे फंडामेंटल फोर्सेस। बाकी के मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।